प्रिय छात्रों, कोरोना की वजह से अभी क्लासरूम में स्टडी नहीं हो पा रही है, इसलिए वीडियो के माध्यम से आपको जो लेक्चर है वो दिया जा रहा है और जिसमें आज मैं आपको बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है रीतिकाल, और आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है रीतिकाल का सामान्य परिचय। सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि हिंदी साहित्य के कुल 4 काल हैं। सबसे पहला है आदिकाल, उसके बाद आता है भक्ति काल, उसके बाद है रीतिकाल और सबसे अंतिम है आधुनिक काल। भक्ति काल के काव्य के अंतर्गत उसके आने एवं उसके समानांतर प्रभाव से हिंदी साहित्य में लगभग 17वीं जो शताब्दी है उसके आते आते श्रृंगार की धारा बहने लगी, जिसमें नवीन युग की झंकार और बीतते युग की पश्चात स्पष्ट सुनाई देने लगी। संवत 1598 विक्रम में कृपाराम ने अपनी हित तरंगिनी की रचना कर थोड़ा रस निरूपण की राह बनाई। श्रृंगार में अपना आचार्यत्व प्रदर्शन को बहुत सारे कवियों ने अपनाना शुरू किया। इसका कारण जनता की रुचि नहीं थी, अपितु आश्रयदाता राजा महाराजाओं की रुचि थी, जिनके लिए कर्मण्यता और वीरता का जीवन गौण रह गया था। भक्ति से इतर स्वच्छंद भावनाओं का स्थान साहित्य में मुक्तक श्रृंगार बनकर प्रस्फुटित होने लगा। अब रीतिकाल के अंतर्गत यही बात नहीं मिलती कि अपने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा हर कवि के द्वारा की गई। कुछ कवि विशेष ऐसे भी हुए हैं जिन्हें अपने आश्रयदाताओं को जो शायद राह भटक गए थे या अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन सही रूप में नहीं कर पा रहे थे, उन ऐसे कवियों में हम सर्वप्रथम स्थान लेते हैं कवि बिहारी का। जयपुर के राज दरबार में जो बिहारी है वो राज कवि हुआ करते थे और सवाई राजवैश्य राजा थे। अपनी एक नव विवाहिता रानी के प्रेम जाल में वो पड़ गए, महल से बाहर नहीं निकले और प्रजा की कोई सुधबुध उनके द्वारा नहीं ली गई। कवि बिहारी प्रतिदिन राज दरबार में उपस्थित होते और राज दरबार में अपने राजा अपने आश्रयदाता को बैठा हुआ न देखकर बहुत दुखी होते। तब उन्होंने एक दोहा उन्हें लिखकर भेजा, जिस दोहे को उन्होंने इस तरह से लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बंधो आगे कौन हवा। जब इस दोहे को राजा के द्वारा पढ़ा गया तो राजा की जो आंखें बंद थी वो खुल गई, अर्थात उसमें चेतना का एक नव संचरण हुआ और राजा को अपने कर्तव्य का बोध होने लगा और वह राज दरबार में उपस्थित होने लगे और उसके बाद उन्होंने अपनी दुखी प्रजा की सुध लेना शुरू की। अब यहाँ बिहारी कवि जो है उनकी जो बिहारी सत्सई है उसका जो प्रत्येक दोहा है वो वास्तव में ऐसा लगता है कि बिहारी ने साहित्य के सागर में गहरे गोते लगा कर और दोहों रूपी जो मोतियों को उसमें से चुना है वो वास्तव में एक अप्रतिम चीज है। यहाँ हम इसके आगे बात करना चाहेंगे कि भक्ति से इतर स्वच्छंद भावनाओं का स्थान साहित्य में मुक्तक श्रृंगार बनकर प्रस्फुटित होने लगा और उसके बाद में हिंदी साहित्य का यह काल, जिसको उत्तर मध्यकाल भी कहा जाने लगा या रीतिकाल नाम से भी इसको अभिहित किया जाने लगा, जिसकी समय सीमा हम मानते हैं 1700 से और 1900 संवत तक। इस काल के नामकरण को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद भी है, जिन्हें मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलग ही नाम अलंकृत काल कहा। इस समय के अधिकांश कवियों ने अलंकृत भाषा शैली में अपने अपने काव्यों की रचनाएं लिखी। पंडित विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने इस काल का नामकरण श्रृंगार काल भी दिया, क्योंकि कवियों ने अपना काव्य केवल श्रृंगार रस के दोनों पक्षों, श्रृंगार रस के 2 पक्ष होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार, इनका ही वर्णन उन्होंने प्रचुर मात्रा में इस रीति काव्य के अंतर्गत किया और अपने काव्य में इन्होंने सृजन भी किया। श्रृंगार वर्णन कवियों की व्यापक प्रवृत्ति होने से इस काल का नाम श्रृंगार काल रख दिया गया और इस युग की अधिकांश रचनाएं श्रृंगारिक वर्णन की ही है। तथापि इन रचनाओं का प्रेरक तत्व काम वासना न होकर अपने अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना है।
तथा श्रृंगार के अलावा वीर, भक्ति व नीति संबंधी काव्य भी हमें इसी काल में प्राप्त होता है। इसमें लक्षण ग्रंथों की रचना श्रृंगारिक प्रयोग की दृष्टि से नहीं होकर काव्यांग निरूपण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर की गई है, जिनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल का विभाजन उत्तर मध्यकाल व साहित्य का नाम रीतिकाल रखा, जो अन्य नामकरण की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत है, क्योंकि इस काल में रचे गए श्रृंगारिक छंद भी सामान्यतः स्वतंत्र रूप से रचित नहीं होकर श्रृंगार रस की सामग्री के लक्षणों के उदाहरण होने के कारण रीतिबद्ध ही थे। इसके अंतर्गत यहाँ 3 प्रकार के कवियों ने अपना काव्य का सृजन किया, जिनके अंतर्गत हम 3 रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त, यानी जो रीति के बद्ध होकर जिन्होंने काव्य सृजन किया वो रीतिबद्ध कवि कहलाए, जिन्होंने रीति से मुक्त होकर के अपने काव्य का सृजन किया वो रीति मुक्त कवि कहलाए, और जिन्होंने रीति सिद्ध काव्य सृजित किया वो रीति सिद्ध कवियों के नाम से अभिहित किए गए। यहाँ हम फिर बात कर रहे हैं कि श्रृंगार जो है उसके लक्षणों के उदाहरण होने के कारण भी रीतिबद्ध ही थे। विषय चयन के आधार पर निष्कर्ष रूप में इस काल को रीतिकाल नाम कहा गया, और इस काल के सभी कवियों ने रीति का एक सामान्य जो अर्थ होता है वह है पद्धति। एक पद्धति को उन्होंने अपनाया और उस पद्धति को अपनाकर उन्होंने अपने अपने काव्यों की रचना की, जैसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त। यहाँ रीतिकाल नाम फिर इन्होंने सर्वसम्मति से इसका रखा, और अब हम रीति के बारे में बात करते हैं कि रीति शब्द का जो व्यापक अर्थ है वो रीति शब्द का व्यापक अर्थ होता है एक विधि, एक परंपरा, एक परिपाटी, एक प्रचलन। इस कारण आचार्य वामन ने रीतिरात्मक आवश्य कहा है, जो विशेष रचना पद्धति से ही संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि रीति काव्य की आत्मा होती है। धन्यवाद। कितना?